देहरादून में सीएम धामी ने सुनी मन की बात का 170वां संस्करण। सीएम धामी ने सुना, कहा मन की बात कार्यक्रम लोगों को हमेशा नई प्रेरणा देने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का काम करता है। धर्मनगरी हरिद्वार में जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क यात्री बस की शुरुआत। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने की निशुल्क यात्री बस की शुरुआत। हरिद्वार में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने साधु संतों के साथ सुना पीएम मोदी के मन की बात का 117वां संस्करण। उत्तराखंड में पर्यटन से लेकर स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, बिजली पानी सहित साफ सफाई जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं पर भी खास ध्यान। हल्द्वानी की नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने शहर भर की सड़कों पर उतरकर लिया साफ सफाई का जायजा। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर मैदान पर उतरे राजनेता। बीजेपी ने मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मीरा सकलानी को घोषित किया उम्मीदवार। मीरा सकलानी ने नगर पालिका बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने की कही बात। मसूरी में राज्य शोक और लगातार हो रही बारिश से मुरझाए दुकानदारों के चेहरे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रद्द होने से झेलना पड़ रहा है खासा नुकसान। पर्यटकों की संख्या में भी आई कमी। देहरादून में सीएम धामी से मिले फ्रैंकफर्ट जर्मनी के सांसद राहुल कुमार कंबोज। प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने को लेकर की विस्तृत चर्चा। उत्तराखंड में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। खटीमा से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए रमेश चंद्र जोशी को बीजेपी ने दिया टिकट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग की शुरुआत। पार्टियां कर रही जीत का दावा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा, इस बार जनता बीजेपी के किए गए विकास कामों पर लगाएगी मुहर। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शराब की दुकानों पर लगातार ओवर रेटिंग की शिकायतों पर जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने अपनाया सख्त रवैया। देहरादून के सर्वे चौक पर निरीक्षण करके की गई कार्रवाई। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों से अब आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले देहरादून की बात कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर पीएम मोदी की मन की बात का 117वां संस्करण सुना। दरअसल सीएम ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम लोगों को हमेशा नई प्रेरणा देने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का काम करता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश में हर क्षेत्र में काम हो रहा है। फिल्म और मनोरंजन उद्योग भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आयुर्वेद, भाषा, संगीत और कला के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अलग पहचान बना रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है, जो कि देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। कैंसर से लड़ाई में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना की वजह से कैंसर के 90% मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं। तो मन की बात में वैसे प्रधानमंत्री ने आज खास तौर से देवभूमि उत्तराखंड की व्यंजन यानी अल्मोड़ा की मिठाई, बाल मिठाई का भी जिक्र किया, जिसकी बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए। इधर धर्मनगरी हरिद्वार में आज से जम्मू यात्री भवन के अध्यक्ष पवन कुमार शास्त्री जी के तत्वाधान में जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क यात्री बस की शुरुआत की जा रही है। इसे लेकर कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति रही। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने निःशुल्क यात्री बस की शुरुआत की। कार्यक्रम में आरएसएस के प्रांत प्रचारक शैलेंद्र जी और श्यामवीर सैनी के साथ कई श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया और गंगा की साफ सफाई
को लेकर सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि सुरेश चौहान जी ने सनातन को पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम किया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत प्रचारक, हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सलेन जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सुदर्शन चैनल के, जिनके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया, एमडी आदरणीय सुरेश जी हमारे बीच उपस्थित, बहुत कुछ बातें बताई जा चुकी है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा देश एक ऐसा देश है जहां परोपकार करने का शुरू से एक स्वभाव रहा है। आज तो हमारा वो स्वभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन पवन जी ने सिद्ध किया कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो परोपकार का काम अभी भी कर रहे हैं। ये हमारी देवभूमि है उत्तराखंड। यहां सरकार की ओर से और अपनी ओर से भी मैं पवन जी का और आप सभी का इस नाते बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि ये भावना अभी भी आपके अंदर है और एक परोपकार का काम हम यहां कर रहे हैं। निश्चित रूप से पहले की कहावत कही जाती थी कि जब आदमी व्यवसाय करता था तो धर्मादा वसूल करता था। धर्मादा 10%, यानी जो आपने कमाया उसका 10% हिस्सा वो धर्म के काम के लिए निकालता था। चाहे उसमें वो प्याऊ लगाता था, चाहे उसमें गौशाला में लगाता था, चाहे उसमें धर्म के नाम पे किसी भी रूप में वो कहीं ना कहीं लगाता था। और मैं ये बात भी कह सकता हूं, चूंकि आज चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या मेरे देवभूमि में जितने भी यहां धर्मशालाएं हैं, अन्य ऐसे स्थल हैं, वहां आप जैसे बहुत परोपकारी लोगों के धन से ही ये काम संचालित यहां हो रहे हैं। और अब तो चूंकि व्याप बढ़ा है, लोग दूसरे रूप में इसको देखते हैं, लेकिन आज भी चाहे धर्मशालाएं हैं, गौशालाएं हो, आप जैसे पुण्य प्रतापी के वजह से यह सब चल रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस पुण्य काम के लिए आपने इस बस का संचालन करने का निर्णय लिया, उसको बस को भी दूसरे रूप में आपने परिवर्तित किया। वो एसी युक्त है, ये अन्य सुविधाओं से युक्त है, और जिस काम के लिए जम्मू से या अन्य क्षेत्रों से यहां पे लोग आएंगे उसको ये सुविधा बस प्रदान करेगी। और जैसा आपने बताया कि उसमें मार्गदर्शन करने के लिए भी व्यक्ति रहेगा, कहां पे अस्थि विसर्जन होना है, क्या होना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। बड़ी का विषय है, वैसे तो एक वाहन ये आजकल कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके पीछे की भावना बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों जर्मनी में गया था और वहां पर जो एनआरआई भक्त है, हमारे भाई है, उन्होंने एक मंदिर में मुझे एक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत से तो हमको सब कुछ मिला, वहां जन्म मिला, संस्कार मिले, और इसलिए दुनिया में जाकर हम कई बार भी झंडा गाड़ रहे हैं। आज दुनिया के 500 फॉर्चून जो कंपनियां हैं, जो प्रभावशाली 500 कंपनियां हैं, उनमें 95% कंपनियां भारत के लोग संभाल रहे हैं। यह हमारे प्रतिभा का और हमारे संस्कारों का परिणाम है। लेकिन हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमारी पिछले पीढ़ियों की ओर उम्र होते होते इस पीढ़ी की भी इच्छा होती है कि वो अस्थियां हरिद्वार में जाकर विसर्जित हो। तो दो दिक्कतें आती हैं। पहला आती है वीजा नहीं मिलता, क्योंकि साल में 2 ही बार मिलता है, क्योंकि उनका वहां की नागरिकता है। फिर अस्थि कलश कहाँ रखें, इसको लेकर यहां स्थानिक सरकारों के अलग अलग नियम हैं। तीसरा, हरिद्वार में जाने के बाद कई प्रकार की समस्या होती है। मैं कोई सारे हरिद्वार वालों को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिनके पास सेवा से ज्यादा व्यापार का दृष्टिकोण आया है, तीर्थों पर उन लोगों के बारे में यह धारणा होती है। मैं भी एक तीर्थ से आता हूं और वहां पर ऐसी व्यापार वाली भावना के कारण लोगों की भावना आहत होने के उदाहरण हमने सुने हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं केवल जर्मनी में ही मुझे ये सुनने को नहीं मिला है। उन दिनों में कई देशों की यात्रा पे था और करीब करीब सब जगह पर यह अस्थि वाला विषय आया था, क्योंकि मोदी सरकार जस्ट आई थी और उसके पहले की सरकारों को अस्थियों से और हमारे परंपराओं से उतना कोई विशेष महत्व नहीं था, तो लोग भी दिमाग नहीं लगाते थे।
लेकिन मोदी जी आए हैं तो आपको क्या चाहिए? तो एक विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को क्या मिलेगा? तो उसको ये सुविधा चाहिए थी। तो मैंने कहा कि इसके लिए मैं विदेश मंत्री जी से बात करूंगा और अस्थियों के लिए कोई विशेष नियम हम बनाने का प्रयास करेंगे। और जिस मंदिर में कार्यक्रम था उसी के मैनेजमेंट को मैंने कहा कि अगर लोगों को घर में अस्थियां रखने में कानूनन अड़चन है तो क्यों नहीं मंदिर ही एक अस्थि बैंक बनाएं और वर्ष में 2 बार 3 बार एक साथ कोई अस्थियां सभी लेकर जाए और हरिद्वार में आप विसर्जित करने की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ हमारा यात्री भवन भी है और भी बाकी लोग हैं। उस मंदिर के मैनेजमेंट ने उसी कार्यक्रम में कहा कि हाँ, हम यहां पर एक बैंक बनाएंगे और वहां के जर्मन सरकार के नियमानुसार वो सारी अस्थि बैंक बनी। फिर बाद में आज दुनिया के कई देशों के कई मंदिरों में बैंक बनी है। बस एक कल्पना का विचार होता है और वो विचार अपने आप सब जगह अच्छा है तो स्वीकार किया जाता है। फिर हरिद्वार में आने के बाद जब कोई व्यक्ति नदी में अस्थि विसर्जित करता है ना, तो उसकी माताजी, पिताजी, दादाजी उस वक्त नदी में प्रवेश करे ऐसा भाव उसके मन में होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई है और उपस्थिति धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की इस अवसर पर रही। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2024 के आखिरी रविवार को 117वीं बार मन की बात की है। मन की बात का 117वां संस्करण आज प्रस्तुत किया गया। हरिद्वार में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने साधु संतों के साथ पीएम की मन की बात सुनी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने संविधान दिवस और महाकुंभ का भी जिक्र किया। दरअसल सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे हुए थे, जहां रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार रीति रिवाजों से उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इसके बाद हरिद्वार में आज धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के साथ मंत्रियों और साधु संतों ने पीएम मोदी के मन की बात का 117वां संस्करण सुना। हरिद्वार के जम्मू यात्री भवन में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, मन की बात पीएम की सुनने के लिए एक विशेष आयोजन किया गया था। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी और इस दौरान भारी संख्या में जनमानस भी था। और इस कार्यक्रम में पवन कुमार शास्त्री जी की भी उपस्थिति थी। मन की बात में संविधान दिवस और महाकुंभ का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने साधु संतों के साथ और बड़ी हस्तियों के साथ मन की बात आज उत्तराखंड की धरती से सुनी। और आइए इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। देहरादून निकाय चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। निकाय चुनाव जो बहुत जल्द होने वाले हैं, इसे लेकर नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब देहरादून में अब तक 901 बैलेट पेपर बिके हैं। अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। वहीं अब तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है, लेकिन नामांकन पत्र बिक चुके हैं। वार्ड पार्षदों के लिए भी 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। देहरादून में अब तक जो नामांकन की प्रक्रिया है वो जारी है निकाय चुनावों के लिए और इसमें अब तक 901 बैलेट पेपर बिक चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके हैं। तो लेकिन इन सब के बीच खबर ये भी है कि अभी तक बैलेट पेपर तो बिके हैं, लेकिन एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। यानी 901 बैलेट पेपर की अगर बात की जाए तो जिसमें से 30 अध्यक्ष पद के लिए बिके हैं नामांकन पत्र, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुआ है। लेकिन वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है। और आइए आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव की ही बात कर रहे हैं, जिसमें नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने योद्धाओं की सूची जारी कर दी। और इस बीच बागेश्वर में भी नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने बागेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष के लिए सुरेश सिंह खेतवाल को मैदान में उतारा है। सुरेश सिंह खेतवाल निवर्तमान पालिका अध्यक्ष भी हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने बागेश्वर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नगर व्यापार मंडल बागेश्वर के
निवर्तमान अध्यक्ष कवि जोशी को मैदान में उतारा है। इसे लेकर सुरेश सिंह खेतवाल ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया। आभार जताने के साथ ही सुरेश सिंह खेतवाल ने कहा कि हम पिछले विकास कार्यों को आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के युवा उम्मीदवार कवि जोशी ने भी जन समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे विश्वास कर आज कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहां पर नगर पालिका बागेश्वर में अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। मैं उनकी जो उन्होंने विश्वास किया है उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने के लिए संकल्पित हूं और मैं साथ में बागेश्वर की सभी जनता को साथ में लेकर ये चुनाव लड़ने जा रहा हूं कि कई सालों से मुख्य समस्या चले आ रही हैं। मानिए अब एक झूला पुल है बागेश्वर में जो बंडा सेरा साइड में बरसातों में पानी भर जाता है, वो लगातार समस्या जुड़ी हुई है। मज्जा खेत में डामरीकरण वाला जो मामला लगातार चला आ रहा है वो मामला चले आ रहे हैं और महबूबा वाले में भी जो रोड का था उस मामले में भी लगातार समस्या चली आ रही थी। ऐसे ही हॉस्पिटल आने वाली जो ये सड़क है उसमें भी डामरीकरण का मामला है और अन्य कई मामले हैं जिन मुद्दों में इस चुनाव सभा में हम उतरने जा रहे हैं। देखिए, आगामी निकाय चुनाव में बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु भारतीय जनता पार्टी से मुझे यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। मैं सर्वप्रथम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी बनाया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बागेश्वर नगर के लिए, बागेश्वर के क्षेत्र के लिए जितने भी कार्य हमने पहले किए हुए हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और अधिक विकास कार्य हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर जो विगत 5 वर्ष का कार्यकाल किया है और उस कार्यकाल में हमने बहुत अनेक काम यहाँ पर किए हैं और इस आने वाले जो है 5 साल में अगर मुझे सफलता मिलती है, यहाँ पर बागेश्वर की जनता मुझे चुनती है, तो निश्चित रूप से जो है और अधिक हम कार्य करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है और इधर उत्तराखंड में इन दिनों पर्यटन से लेकर स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, बिजली पानी सहित साफ सफाई जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं पर खासा ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में हल्द्वानी की नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने शहर भर की सड़कों पर उतरकर साफ सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों को आड़े हाथों भी लिया। इसे लेकर नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि हल्द्वानी की सड़कों पर साफ सफाई को लेकर वो खुद निरीक्षण कर रही हैं। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, जिससे पहले शहर में साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। दुकानदारों को साफ सफाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है। वहीं गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी करने के निर्देश जारी किए गए। तो आपको ये बताना चाहूंगी कि नगर निगम की टीम हमेशा से काम करती आई है। बस मैंने एक कोशिश ये करी है, मैंने ये जानने का प्रयास किया है कि जब हमारी टीम साफ सफाई कर लेती है उसके बाद कूड़ा कैसे आ जाता है। तो पिछले 4-5 दिनों से मैंने ये देखा इसमें कि हमारी टीम का जो टर्न है वो मॉर्निंग में ये लोग साफ सफाई करते हैं। उसके बाद जब दुकानें खुलती हैं तो वो अपनी दुकान का सारा कूड़ा रोड और नालियों में डाल देते हैं। इसलिए ये दिखता ही नहीं है कि नगर निगम की टीम ने कहीं पर भी साफ सफाई करी है। तो मेरा इसमें प्रयास ये है कि मेरी पूरी टीम पूरे शहर को साफ सफाई करने के लिए लगी हुई है। ट्रंची ग्राउंड की भी सफाई में लगी हुई है। राष्ट्रीय खेल हमारे सामने है और शहर की छवि का सवाल है, तो साफ सफाई हमारी टीम कर रही है। लेकिन मैं एक अपील आपसे ये करना चाहूंगी आपके माध्यम से लोगों से कि अपनी दुकान का कूड़ा कृपया करके समेट के डस्टबिन में रखें और जो भी हमारी कूड़ा गाड़ी आती है, हमारा जो कूड़ा उठाने के लिए हमारे लोग आते हैं उनको दें, उसको बाहर सड़क पर मत फेंकें। क्योंकि हमारी सफाई इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि सुबह की सफाई के बाद दुकान खुलने के समय के बीच में वो कूड़ा वापस वहां पर आ जाता है। तो सभी के प्रयासों से कोशिश करूंगी कि हमारा शहर जो है वो स्वच्छ दिखाई दे। मैं अभी लोगों से एक ये भी अपील कर रही हूँ कि जो अपनी दुकान के आगे कूड़ा कर रहा है वो उस कूड़े को उठाए। अभी मैंने शुरुआती दौर में चालानी कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन अगर इन लोगों की दुकानों के आगे इसी तरह का मुझे कूड़ा मिलता रहा, जहाँ पे मैं साफ सफाई करा के जा रही हूँ वहाँ पे वो जो लोग भी कूड़ा डालेंगे उनके विरुद्ध उसमें हमारी ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो सावधान हो जाइए, अगर गंदगी फैलाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनावों की बात कर लेते हैं, जिससे लेकर राजनेता मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मीरा सकलानी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसे लेकर मीरा सकलानी ने सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मसूरी भाजपा मंडल का उन पर विश्वास जताए जाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मसूरी पालिका की चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। पिछले 5 सालों में नगर पालिका बोर्ड में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है, उसे जनता के सामने लाया जाएगा। मसूरी में सफाई कर्मचारियों के आवासों की हालत बद से बदतर हो गई है, जिसे हाईटेक बनाने का काम भी किया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया है। मैं उम्मीद करूंगी कि मैं उस भरोसे पे खरे उतरूं। यहाँ के मंडल का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित कराने में जो मदद करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और चुनावी मैदान में, क्योंकि चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में मसूरी नगर पालिका में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करूंगी इस चुनावी जंग में। दूसरी बात, जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों के लिए जो आवास की जो व्यवस्थाएं हैं, मैंने देखा है कि बहुत ही बुरी स्थिति में वो आवास की व्यवस्थाएं हैं, उन पे काम करूंगी, वो हाईटेक बनाने की कोशिश करूंगी। तीसरी बात, जो सफाई कर्मचारियों को जो काम है, जो ठेके पे दिया गया है, वो ठेकेदारी प्रथा के मैं विरुद्ध हूँ। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद विंटर लाइन कार्निवल के सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इसके बाद कार्निवल में आए दुकानदारों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही मसूरी की बारिश भी दुकानदारों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। दुकानदारों का कहना है कि लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है, जिस वजह से उनका सामान नहीं बिक रहा है। वहीं माल रोड में प्रतिबंधित समय पर भी वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है, जिससे पर्यटक उनकी स्टॉल पर नहीं रुक पा रहे हैं। कार्निवल में ये पहली बार हुआ है जब उनको भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उद्घाटन वाले दिन उनका काम ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मौसम की मार झेलनी पड़ी है। इतना ही नहीं, माल रोड पर फूड फेस्टिवल के तहत लगे स्टॉल खाली नजर आ रहे हैं। कई लोग तो काम न होने के कारण वापस चले गए, तो कई लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगले 2 दिनों में मौसम अगर साफ रहता है तो उनको कुछ कारोबार मिल जाएगा। दुकानदारों ने कार्निवल समिति से मांग की है कि उन्हें 2 जनवरी तक माल रोड में स्टॉल लगाने की अनुमति मिल जाए, जिससे उनको हो रहे नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सके। कि यहाँ पे पहले तो स्पेस है नहीं इतना ज़्यादा, मतलब गाड़ी वाड़ी कि 4 व्हीलर वगैरह के लिए यहाँ पे हो सके। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोगों को क्या है कि हम जैसे कस्टमर को रोक रहे हैं, पिकल वगैरह टेस्ट करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस वजह से जाम लग रहा है पीछे। तो इस वजह से कस्टमर्स है जो कि उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही है इधर खड़ा रहने में, तो इस वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। फिर बारिश से हो गया, जैसे कि हम तो स्पेशली इसीलिए आ रखे हैं यहाँ पे कि अपना ब्रांड प्रमोशन करने के लिए। लेकिन क्या हो गया कि वो कुछ उल्टा ही हो गया सर हम लोगों के साथ। मतलब जैसे कि होता है ना कि हम मतलब यहाँ बेचने में ये लग रहा है कि सर अपना ही एक्स्ट्रा लगा के आ रहे हैं। तो पहले दिन तो ठीक चला और कल भी कोई काम नहीं था, आज भी कोई काम नहीं है, मतलब नुकसान ही हुआ बस। इस बार आए थे उसमें भी भाई कुछ काम होगा और कुछ नहीं हुआ इस बार। इधर उत्तराखंड में नगर पालिका परिषद नगर पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए रमेश चंद्र जोशी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसे लेकर खटीमा में घोषित प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। ये बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। इस दौरान सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए एकजुट होकर बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है, वो पार्टी और जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। मैं सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का अपना बधाई देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझको इस लायक समझा और ये दायित्व मुझको निर्वहन करने के लिए आगे भेजा है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ देश संगठन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता।
इधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं इस बार दोनों ही दल जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में जीत का दावा कर रही है और काफी उत्साहित भी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। इतना ही नहीं, पहली लिस्ट आते ही पार्टियों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं और इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी के किए गए विकास कामों पर मुहर लगाने जा रही है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के पास न तो विजन है और न ही नियत है और न नीति। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि पहले उनको अपने अंदर मंथन करना होगा। रही बात इस समय निकाय चुनाव की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए जो विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचे हैं, घर घर तक पहुंचे हैं। और जनता भली भांति जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है वो उन विकास कार्यों के ऊपर ही 23 तारीख जब 23 जनवरी को वोटिंग होगी तो उन पर अपना मोहर लगाने का काम करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास ना ही तो विजन है, ना नीति है और ना नियत है। और रही बात उनकी कि वो आपस में पहले खुद भी समन्वय बना ले। अगर झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके और लोगों को गुमराह करके अगर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बेईमानी सा होगा। छोटी सरकार है, मिनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तमाम पूरा कार्यकर्ता, हमारा सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनाव में लगेंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसको लेने का काम करती है। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप को झूठ के जाल में रख करके और जनता को भ्रमित करके अपने आप को स्थापित करना चाहती। तो मुझे लगता है कि वो सपने देख रहे हैं और देखते रहे। जनता निर्णय लेगी, बेहतर निर्णय लेगी। तो आप देख सकते हैं निकाय चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। पहली लिस्ट के साथ ही जीत की दावेदारी भी शुरू की जा चुकी है और विकास कार्यों को आधार बनाकर बीजेपी ये कह रही है कि जीतने तो बीजेपी ही वाली। अब होता क्या है, नजर बनी रहेगी। फिलहाल अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।